नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है राख के नीचे। इसे लिखा है मणिका मोहिनी ने। वसुधा ऑफिस से लौटी है थक कर चूर। अभी वह सीढ़ियों पर ही है कि ऊपर की मंजिल से आता हुआ कोलाहल उसके कानों में पड़ता है। वह तेजी से चलकर हाँफती हुई ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के आगे गैलरी में बच्चों की भीड़ खड़ी है। उसकी आंखें क्षणांश में पूरे झुंड का निरीक्षण कर लेती हैं। राजुल उसे कहीं दिखाई नहीं देता। शायद घर के भीतर होगा। उसका हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठता है। अभी कुछ दिन पहले ही तो जब वह इसी तरह शाम को ऑफिस से लौटी थी तो उन्हीं बच्चों की भीड़ में आंसुओं से तर चेहरा किए राजुल खड़ा था। वह समझ नहीं पाई थी कि क्या बात है। तभी हाथ में एक बहुत बड़ी ईंट पकड़े अनिल उसे दिखाई दिया था। उसे कई लड़कों ने पकड़ा हुआ था जिनसे छूटने के लिए वह जद्दोजहद कर रहा था। वसुधा को देखते ही अनिल ने ईंट एक और फेंक दी थी। आखिर हुआ क्या? वसुधा ने अनिल को डांटते हुए पूछा था। उसे याद आया, इससे पूर्व भी एक दो बार राजुल और अनिल में झगड़ा हुआ था, पर इस प्रकार ईंट तक नौबत नहीं आई थी। आंटी, अनिल ने राजुल को मारा, कई बच्चे एक साथ बोले। वैसे यह सच था कि बच्चों में अनिल का आतंक छाया हुआ था। कोई बच्चा उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता, लेकिन जब वह जबरदस्ती सबके बीच में घुसकर उनका खेल बिगाड़ने लगता तो उनके पास कोई रास्ता न बचता। यह सब राजुल ने वसुधा को बताया था। राजुल स्वयं उसका साथ पसंद नहीं करता था। कभी वह राजुल की साइकिल उठाकर ले जाता, कभी हॉकी और कभी कॉमिक्स। राजुल बुरा मानता तो वसुधा कोई बात नहीं, तेरा दोस्त है, कहकर राजुल को समझा देती। वे सब उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे थे, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले, फराटेदार अंग्रेजी बोलते, पढ़ाई लिखाई और खेल कूद दोनों में तेज। शाम होते ही फैशनेबल कपड़ों में सजकर अपनी अपनी रंग बिरंगी साइकिलें उठा मकानों से घिरे हुए पार्क में निकल आते। सबकी उम्र लगभग 13-14 वर्ष। संभवतः सब अपनी अपनी उस उम्र के एहसास से आह्लादित और आक्रांत दोनों थे। इसका कुछ कुछ ज्ञान वसुधा को राजुल की बातें सुनकर हुआ था। जिस दिन वह पूरे 13 वर्ष का हुआ था, उस दिन अपने जन्मदिन की पार्टी समाप्त हो जाने के पश्चात वह उससे सबसे पहला वाक्य बोला था, मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। नाउ आई हैव बिकम टीनेजर। टीनेजर होने से कोई विशेष बात हो जाती है क्या? और क्या, टीनेजर कहलाना अच्छा लगता है। अब हम बड़े हो गए, देखिए आप जितने। शायद बड़े होने की भावना ने ही राजुल को मैं से हम बना दिया था। वसुधा ने देखा था, राजुल सचमुच उसके जितना ही लंबा हो गया है। उसने प्यार से राजुल के गाल पर चपत लगाया था और बोली थी, नहीं नहीं, अभी मेरा राजकुमार बड़ा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 13 साल का हुआ है। टीनेजर 17-18 साल में होते हैं। अरे मम्मी, आपको इतना भी नहीं मालूम कि 13 से 19 साल तक टीनेजर कहलाते हैं, यानी 13 to 19। क्योंकि इसमें टीन आता है, इसलिए इसे बोलते हैं टीनेजर। इस व्याख्या से वसुधा राजुल पर रीझ गई थी, लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए बोली थी, कौन सा टीन आता है, कनस्तर वाला टीना? राजुल ने लाड़ में भरकर झगड़ने के अंदाज से उसे झंझोड़ दिया। इसी टीनेजर राजुल को मम्मी कभी टोकती थी, अभी तुम छोटे हो, और कभी उपदेश देती थी, अब तुम बड़े हो गए हो। जब छोटों की बुराइयों का उल्लेख होता तो वह छोटों की तरफ धकेल दिया जाता, और जब बड़े बच्चों के बिगड़ने के आदेशों का जिक्र चलता तो उसे बड़ों में शुमार कर लिया जाता। कभी कभी वह खींच उठता, यह भी कोई उम्र है, न मैं छोटों में शामिल हूँ न बड़ों में। नहीं नहीं, तू दोनों में शामिल है। माँ उसकी मनुहार करती, सिर्फ डांट खाने के लिए। वह सच ही तो कहता है, वसुधा सोचती, यह उम्र ही ऐसी है, बीच की, न बच्चा छोटा लगे न बड़ा लगे। इन छोटे भी और बड़े भी बच्चों ने उस दिन एक स्वर में राजुल का पक्ष लिया था। तो अनिल उसके सामने आ खड़ा हुआ था और भराई हुई आवाज में बोला था, आंटी, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। डू यू वांट टू इम्प्रेस माई मदर? उसकी बात बीच में काट कर राजुल तनकर उसके सम्मुख खड़ा हुआ था। वसुधा ने देखा था, राजुल अपने से उम्र में 1 वर्ष छोटे अनिल से शरीर में आधा है।
शारीरिक बल प्रयोग में वह कभी भी अनिल से जीत नहीं पाएगा। वसुधा ने सोचा था, पर आखिर शारीरिक बल प्रयोग की आवश्यकता ही क्या है? ऐसी कौन सी शत्रुता दोनों के बीच हो गई है? हमेशा एक दूसरे के पड़ोस में रहना है। वह दिन भर घर से बाहर ऑफिस में रहती है। बच्चों की यह लड़ाई न जाने क्या गुल खिलाए। वह आशंकित हो उठी थी। उसे अपने बेटे पर ही क्रोध आया था। जहाँ अनिल होता है वहाँ वह खेलने क्यों जाता है? कोई भी लड़ाई एक तरफ से होती नहीं। जरूर राजुल का भी कसूर होता होगा। पर लड़ाई इन्हीं दोनों में क्यों होती है? वह इन्हीं प्रश्नों में उलझी थी कि उसे राजुल की आवाज़ फिर सुनाई दी। टेल मी, डू यू वांट टू इम्प्रेस माई मदर? वह अभी तना हुआ अनिल के सामने खड़ा था और उससे चुनौती भरे स्वर में पूछ रहा था, तू अपने को दादा समझता है? अनिल ने दांत भींच कर राजुल की ओर देखा था और तनिक धीमे स्वर में बोला था, यू आर ब्लडी ऑर्फन, आई विल सी यू। और भीड़ से निकलकर लंबे लंबे कदमों से गैलरी पार करके सीढ़ियां उतर गया था। एक अजीब सा सन्नाटा वातावरण में छा गया था और वसुधा सब बच्चों के मध्य भूत बनी खड़ी रह गई थी। अनिल यह क्या बोल गया और राजुल को यह कैसी धमकी दे गया? यह किस तरह ईंट से भी बड़ी चोट मार गया? माँ के होते हुए भी राजुल कैसे अनाथ है? वह सब कुछ तो है। उसकी माँ और उसके पिता दोनों का रोल पूरी जिम्मेदारी से निभा रही है। उसके होते हुए कैसे कोई राजुल को ऑर्फन कह दे? वसुधा को याद आया, एक बार अनिल की माँ ने उससे कहा था, माँ बच्चों के लिए चाहे जितना प्यार करे, पर पिता फिर भी पिता होता है। पास खड़े राजुल ने भी यह सुना था और उसे खींच कर वहां से ले आया था। घर आकर उसने माँ के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ माँ के कंधों पर मजबूती से रखे थे और दृढ़ स्वर में बोला था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको मेरा हुक्म मानना होगा। बोलिए दादाजी, क्या आज्ञा है? वसुधा ने हंसकर कहा था, आप इतने घटिया लोगों से बात न किया करें। साला बाप चाहिए नाम के लिए। अरे रे रे, तू यह गाली कहाँ से सीख गया? उसे लगा था राजुल अब सचमुच बड़ा हो गया है, हुक्म देने लायक। और उस दिन उसकी इस बात से खुश होकर माँ ने बेटे को हेड ऑफ द फैमिली की उपाधि दे डाली थी। परंतु उस दिन यह कैसी उपाधि राजुल को अनिल दे गया था? उसके बाद राजुल ने मम्मी से प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी भी अनिल से बात नहीं करेगा। लेकिन आज फिर यह कैसा झगड़ा हुआ है? बच्चों की भीड़ क्यों उसके घर के आगे खड़ी है? राजुल कहीं दिखाई नहीं देता। बच्चों के बीच उसे अनिल नजर आया। गाल आंसुओं से भीगे हुए थे और बाएं हाथ की कलाई को उसने दाहिने हाथ से कसकर पकड़ा हुआ था। फिर झगड़ा? हाय राम! अभी उस दिन तो राजुल को समझाया था। वह शीघ्रता से बच्चों के मध्य पहुंच गई। घर के दरवाजे में खड़े राजुल का दृढ़ स्वर उसका स्वागत करता है। मामा, इट्स नॉट माई फॉल्ट। यस आंटी, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। कई आवाजें राजुल की बात का समर्थन करती हैं। निगाह अनिल की ओर जाते ही वह चौंक पड़ी। उसकी कलाई पर दांतों के गहरे निशान थे। मांस कट टुकड़ों में जैसे बिखरने को था और कलाई से खून चू रहा था। किसने काटा? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा और भीतर से डेटोल लाकर अनिल की कलाई पर लगा दिया। वह समझ जाती है यह कारस्तानी राजुल की है। वह कुछ नहीं कह पाती। अनिल के सिर पर प्यार से केवल हाथ फेर कर पुचकारती है। अनिल के पीछे सारे बच्चे एक एक करके गैलरी पार कर जाते हैं। वह भीतर आकर पलंग पर लेट गई और शून्य में ताकने लगी। मम्मी! उसने देखा राजुल पानी का गिलास लिए पलंग के पास खड़ा है। उसने उठकर पानी पिया और फिर लेटकर छत की ओर देखने लगी। मम्मा, आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं सच कहता हूँ, लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी। राजुल आकर अपराधी सा उसके पास बैठ गया। लड़ाई तूने शुरू नहीं की थी, पर आगे तो बढ़ाई थी। डांटते हुए वसुधा की आवाज कांपने लगी। उसे जैसे कुछ नहीं सूझता और वह एकाएक उठकर राजुल को पीटना शुरू कर देती है। राजुल, आई एम सॉरी माम, चांटों की आवाज में धूमिल हो जाता है। अगले दिन सुबह राजुल स्कूल चला गया था। वसुधा घर की झाड़ पोंछ करने लगी तो उसे राजुल की मेज पर एक डायरी नजर आई। यह वही डायरी थी जो नए वर्ष पर उसने राजुल को दी थी। वह जिज्ञासावश उसके पन्ने पलटने लगी। डियर डायरी संबोधन से किसी किसी दिन का ब्यौरा उसमें लिखा हुआ था। राजुल को डायरी लिखने का शौक कब से पैदा हुआ? सोचते हुए वह पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ने लगी। स्कूल की बातें, खेल की बातें, एक बच्चे के विवरण पढ़कर उसे हंसी आ गई। अंतिम पृष्ठ पर आकर वह रुक गई। यह तो कल की तारीख है। कल रात जब वह खाना बना रही थी तब शायद उसने लिखा होगा, या मालूम नहीं कब। उसने पढ़ा लिखा था, डियर डायरी, आज मम्मी ने मुझे खूब मारा।
पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अनिल से बदला ले लिया। उसने मुझे ऑर्फन कहा था ना। वसुधा पढ़कर हक्की बक्की रह गई। तो कसूर राजुल का ही था। लड़ाई की पहल उसी ने की थी। लेकिन क्या कसूर सचमुच राजुल का था? कब से यह चिंगारी राख के नीचे दबी हुई थी। वह तय नहीं कर पाती और बदले की भावना की बुराइयों पर राजुल को भाषण देने के लिए उसके स्कूल से लौटने की प्रतीक्षा करने लगती है। धन्यवाद।